अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है उसका सलूशन अपलोड किया हुआ है, तो उसको आपने देख लिया होगा। और हमने आपको प्रिपरेशन के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है। जो न्यूमेरिकल आएगा उसको पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, यानी कि 2 मार्क्स में आपसे एक चीज़ पूछ लेंगे, नेक्स्ट 2 मार्क्स में आपसे दूसरी चीज़ फाइंड करने के बारे में कह देंगे, लेकिन होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल में कौन सा ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वो मैंने आपको बताया कि M1V1 = M2V2। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना आप सीख लें। ठीक है, तो आपका पीबीए पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन ए में देखें। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारा पॉइंट्स में इतना आंसर आता था जबकि आपने आंसर की में इतना लिखा हुआ है। तो अगर पॉइंट्स में डेसिमल पॉइंट्स के बाद कोई 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाएं तो इससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इस बात की टेंशन ना लिए करें। अच्छा जी, फार्मूला वगैरह तो ठीक होना चाहिए। अब इसमें देखें, Question 1, to prepare the 250 cubic centimeter of 0.1 mHCl solution। ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें 250 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का हमने HCl सॉल्यूशन तैयार करना है। अब इसका मतलब है कि ये 250 क्यूबिक सेंटीमीटर कौन सा वॉल्यूम है। यही चीज़ जो है न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी। जो आपने प्रिपेयर करना है ना, यानी कि ये आपके सामने एंड रिज़ल्ट होना है, फाइनल वॉल्यूम होगा। तो 250 ये हमारे पास V2 होगा। ठीक है, ऑफ 0.1 m। 0.1 m यानी कि अगर वॉल्यूम ये होगा तो उस वक्त उसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी होगी, 0.1 m। तो ये हमारे पास क्या होगी, M2। ठीक हो गया। तो इस तरह आपको पता चल गया कि V2 किस तरह ये बना और M2 ये किस तरह बना है। ठीक है, इसको हमने M2 क्यों कहा है। अच्छा जी, उसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl। HCl का वॉल्यूम मालूम करें टू प्रिपेयर 0.1 m सोल्यूशन। अगर हमने 0.1 m सोल्यूशन मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाना है तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड। कितना यानी कि HCl का इनिशियल वॉल्यूम हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये V1 होगा और V1 ही उन्होंने हमसे यानी कि पूछा है। अच्छा जी, अब देखें, फार्मूला लिखा M1V1 = M2V2। अब इसके बाद आपको V1 चाहिए तो V1 = M2V2 डिवाइडेड बाई M1। वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे 2.08 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है जी सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, एक ऊपर वाले में देखें तो यहाँ पर नीचे डिवाइड में 12 लिखा हुआ है ना, V1 = 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइड बाई 12। ये 12 क्या है, ये HCl की मोलैरिटी है। ठीक है, 12 जो है ये HCl की मोलैरिटी है। अच्छा जी, वो उन्होंने दी हुई थी ब्रैकेट में, तो इसलिए आपने यहाँ ये M1 की जगह पर आ गया, यानी कि इतनी मोलैरिटी होगी तो वॉल्यूम कितना होगा। सेकंड में देखें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिज़ोल्व्ड इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। NaOH की हमने मोलैरिटी देखनी है जब 4 ग्राम NaOH को डिज़ोल्व करें इन 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलर मास लिखेंगे पहले NaOH का, वो 40 ग्राम है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ मोल्स, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा जी, इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि NaOH का मोलर मास किस तरह 40 ग्राम आ गया है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको मोलर मास मालूम करने के लिए जो कंपाउंड में एलिमेंट्स होते हैं उनके मास नंबर्स को ऐड करना होता है। तो सोडियम का 23 है मास नंबर,
ऑक्सीजन का 16 है प्लस हाइड्रोजन, तो ये कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करें 40 बनेगा। तो हमने जब 23 प्लस 16 प्लस 1 किया तो 40 ग्राम बना। तो इस तरह मोलर मैस हमने इस कंपाउंड का मालूम किया था। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने हैं, मैस इन ग्राम बाई मोलर मैस। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, मोलैरिटी देखनी है तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 0.1, और नंबर ऑफ़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उन्होंने कहा था 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो डिवाइड में 1 लिख दिया। तो ये कितना आंसर आ जाएगा 0.1 m। मोलैरिटी की डेफिनेशन, डिफाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर क्यूबिक डेसीमीटर। जो ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हुआ है नीचे वही डेफिनेशन। ठीक है, सेक्शन बी देखें, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सर्कल, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एल्यूमिनियम एंड सल्फर। एल्यूमिनियम और सल्फर को अगर हम मिलाएं तो कौन सा बाइनरी कंपाउंड बनता है, तो ये बनता है Al2S3 एल्यूमिनियम सल्फाइड। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट फॉर्म ड्यूरिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में कौन सी स्टेज, ये रिपीट हुआ है, यूँ समझो जो आपने प्रीवियस पीवी पेपर पढ़ा था उसमें भी सब्लिमेशन के बारे में ये डेफिनेशन या कंसेप्ट था। सब्लिमेशन होता है कि कोई भी सॉलिड डायरेक्ट जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर, तो लिक्विड स्टेट में नहीं होती, लिक्विड स्टेट नॉट फॉर्म्ड। तो बी हो गया, विच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, शुगर इन वाटर। ठीक है, शुगर इन वाटर। अब आपको इसकी रीज़न का भी पता होना चाहिए। इसका रीज़न ये है, ये आप बाकी देखें तीनों ऑप्शंस तो उसमें देखें सोडियम मौजूद है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और पोटाशियम क्लोराइड है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेटालिक आयंस प्रोड्यूस करेंगे, समझ आ रही है। ये जो मेटालिक आयंस होंगे ना, जब मेटालिक आयंस जो हैं वो तो कंडक्टिविटी का सबब बनते हैं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसलिए इन तीनों से हट के मेटालिक आयंस जहाँ पर आयोनाइजेशन का फिनोमेना नहीं होता तो वो जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो शुगर इन वाटर है। लिक्विड्स विच डू नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर आर कॉल्ड। ऐसे कौन से लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, इममिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, उन्हें हम इममिसिबल लिक्विड्स कहते हैं जो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते।